हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एजुकेशन प्लेनेट पर। मैं रेखा गुरीजा आज आपको कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड का पाठ 12 लखनवी अंदाज कराऊंगी, जिसके कहानीकार हैं यशपाल जी। पहले हम यशपाल जी के बारे में जानेंगे। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यशपाल हिंदी के प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं, उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, व्यंग्य लेख लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं। उनकी जो रचनाएं हैं वह बहुत ही अच्छी हैं, जिसमें से एक लखनवी अंदाज है। पहले इस पाठ को हम संक्षेप में समझेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ में यशपाल जी ने बताया है कि जो लेखक है वो नवाबों की अंदाज के बारे में बता रहा है। नवाबों के अंदाज का मतलब है उनके स्टाइल के बारे में, कि नवाब जो हैं वो किस तरह से रहते हैं। क्योंकि जो नवाब होते हैं, नवाबों का संबंध लखनऊ से होता है, इसीलिए इस पाठ का नाम यशपाल जी ने लखनवी अंदाज रखा है। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि नवाब जो है वो अमीरी का ढोंग करते हैं। हालांकि वो अब इतने अमीर नहीं हैं, पहले भी अमीर होते थे, लेकिन जब से सरकार ने इनकी रियासत छीन ली है, इनके पास पहले रियासत होती थी, लेकिन जब से सरकार ने इनकी रियासत छीन ली थी, इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहा। लेकिन जो उनके पास जो बनावटी शौक थे और उनके पास वो अभी भी बने हुए थे, वे अब भी अपने आप को अमीर मानते थे। नवाब जो है वो छोटी चीज़ों को यूज़ करना जो है अपनी बेइज्जती समझते थे, इसलिए वो लोगों के सामने अपनी जो छवि है नवाब वाली वो बनी हुई दिखाना चाहते थे। तो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल क्या होता है? केंद्रीय स्थान। अब जो लेखक हैं उन्हें बीच रास्ते में कहीं जाना था, तो उन्होंने क्या किया, उस पैसेंजर ट्रेन में, अब जो उतावली होता है जल्दी में थी, फुंकार होता है तेज आवाज़ कर रही थी, जैसे गाड़ी चलने के लिए तैयार थी और वो सीटी मार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब जब लेखक थे तो उन्होंने सोचा कि मुझे ज़्यादा दूर तो जाना नहीं, लेकिन वो चाह रहे थे कि मैं ऐसी जगह पर बैठूं जहां अधिक भीड़ भाड़ ना हो और वहां से प्राकृतिक दृश्य देख सकें। अब जो लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें कोई ना कोई विषय चाहिए होता है, किसी भी वो देखते हैं, किसी भी विषय को देख लेते हैं, किसी भी टॉपिक को देखते हैं, तो उनको जो है उसी के ऊपर अपना पूरा पाठ लिख देते हैं, चाहे लेखक हो या कवि हो। इसी तरह से जब लेखक है वो सोच रहा है कि मैं ट्रेन में बैठूंगा विंडो के पास, खिड़की के पास, और मैं वहाँ से किसी प्राकृतिक दृश्य को देखूंगा, कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई विषय जरूर मिल जाएगा, कोई ना कोई पात्र जो मिल जाएगा और मैं उसके ऊपर कहानी लिख दूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने सेकंड क्लास की टिकट ली और जाकर उसमें बैठ गई। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर दौड़कर उसमें चढ़ गई। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अब उन्होंने सोचा था कि मैं जाऊंगा, एकांत में बैठूंगा और किसी कहानी के बारे में सोचूंगा, लेकिन उनका सोचना जो था वो सही नहीं था, उसके प्रतिकूल था। प्रतिकूल होता है अपोजिट, उल्टा, उसके उल्टा था। अब वो निर्जन नहीं था, यानी कि एकांत नहीं था, वहाँ पे पहले से ही एक सज्जन बैठे हुए थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मार बैठे थे। अब जिस डिब्बे में लेखक चढ़ गया था, उस डिब्बे में एक बर्थ होता है, एक जो सीट होती है, जिस पे रेल में जो सीट, डिब्बे में जो सीट बनी होती है बैठने के लिए, उसे बर्थ बोलते हैं। तो उस सीट पर एक लखनऊ का नवाब, नवाबी नस्ल होता है, नवाबों के स्वभाव वाला एक सफ़ेद पोश होता है, भला व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, बड़ी सुविधा से वहाँ पर पालती मारकर बैठा हुआ था, क्रॉस लेग करके वहाँ पर बैठा हुआ था। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और उन नवाब जी के सामने दो ताजे खीरे तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे
सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। अब लेखक को लगा कि जैसे ही मैं इस डिब्बे में आया हूँ तो इनको जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, कोई ना कोई इनको विघन लग रहा है हमारे आने से। इनको कोई ना कोई असंतोष सा दिखाई दे रहा है इनके फेस पर, क्योंकि वो पहले से ही बैठा हुआ था। जैसे ही लेखक उस डिब्बे में आया तो उसमें कोई ना कोई परेशानी हुई। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। तो लेखक जो था वह सबको अपनी तरह ही समझ रहा था। वो सोच रहा था कि जैसे मैं भी सोच के आया था कि ट्रेन में मुझे खाली जगह मिलेगी और मैं वहाँ से किसी न किसी विषय के बारे में सोचूंगा और कहानी लिखूंगा। तो उन्होंने भी सोचा कि हो सकता है ये भी इस तरह से सोच कर आए हों कि मैं भी अकेला बैठूंगा और किसी न किसी विषय पर लिखूंगा। अब जो लेखक है वो अपने मन ही मन विचार कर रहा है। फिर उन्होंने दूसरा सोचा कि हो सकता है खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच में हो, या फिर उन्हें लग रहा है कि देखो मैं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं खीरे जैसी ऐसी वस्तु खा रहा हूँ और उन्हें इसमें खाते हुए उनको शर्म आएगी कि क्योंकि जो खीरा होता है वो तुच्छ वस्तु होती है, सामान्य होती है और सामान्य लोग खाते हैं। तो और वो नवाब होकर खीरा खाएगा ऐसा उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जब लेखक रेल में आकर बैठा तो नवाब साहब ने कोई खुशी नहीं दिखाई कि उनके आने से उन्हें कोई खुशी हुई है। आमतौर पर क्या होता है, रेल में हम जब भी बैठते हैं तो आपस में एक दो लोग होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। बात करने में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन नवाब साहब के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि लेखक के आने से उन्हें कोई खुशी नहीं थी। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो लेखक ने कहा जब उन्होंने अपनी तरफ से कोई उत्साह नहीं दिखाया तो हमने भी अपनी सीट पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, अर्थात मैंने भी उनको अनदेखा कर दिया। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब वो खाली बैठे थे। लेखक लेखक जो है, लेखक का काम क्या होता है, वो कल्पना करते हैं कि ऐसा क्या हो गया है। तो नवाब साहब को क्यों असुविधा हो रही है, उन्हें ऐसा क्या संकोच हुआ है, वो इस बारे में अनुमान लगाने लगे कि उन्हें क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई है मेरे आने के बाद इनका जो है चेहरे का रंग ढंग बदल गया है। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब लेखक अनुमान लगा रहा है, हो सकता है नवाब साहब ने सेकंड क्लास की टिकट ली हो कि मैं यहाँ आराम से अकेला बैठ कर जाऊँगा और अब गवारा ना हो, लेकिन मैं आ गया हूँ तो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई सभ्य व्यक्ति जो है वो उन्हें सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठा हुआ देख ले कि ये नवाब होकर सेकंड क्लास डिब्बे में बैठा हुआ है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। जो लेखक है वो अपनी तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है भी खाली बैठने के लिए उसने खीरे ले लिए होंगे और अब सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए, एक साधारण व्यक्ति के सामने वो खीरा कैसे खाएगा, कि शायद इस उलझ बुझ में रह गया हो तभी उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेखक जो है ये अपनी तरफ से अनुमान लगा रहा था कि क्या कारण होगा जो इन्हें मेरे आने से खुशी नहीं हुई। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। लेखक कहता है कि मैं भी नज़र बचाकर नवाब साहब को बार बार देख रहा था। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे और नवाब साहब जो है गाड़ी से बाहर खिड़की में देख रहे थे और जो भी समय है चल रहा था। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। कहते कि कुछ देर के बाद नवाब साहब ने अचानक से हमें संबोधित किया। आदाब अर्ज। आदाब अर्ज होता है स्वागत करना, अभिवादन की एक विधि होती है। खीरे का शौक फरमाइए। अब जो नवाब साहब थे उन्होंने लेखक को कहा कि खीरा खा लीजिए, खीरे का आनंद लीजिए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक ने कहा कि एकदम से अभी तो ऐसे बैठे हुए थे अनजान बनकर और अचानक से बोल पड़े, तो मुझे उनका जो भाव परिवर्तन था वो अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हो। तो लेखक जो कहता है कि मैं भी महसूस कर रहा था, मुझे भी समझ में आ गया कि ये अपनी शराफत दिखाने के लिए जो है एक फॉर्मेलिटी कर रहा है और उसके अंदर वो मुझे भी सम्मिलित करना चाहता है। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। अब लेखक जो है वो कहता है कि जब उन्होंने ऐसा पूछा तो मैं समझ गया कि एक फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं और फॉर्मेलिटी के लिए मुझसे पूछ रही हैं और वो मुझे भी सम्मिलित करना चाहते हैं इसके लिए।
तो कहते हैं लेखक ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि शुक्रिया, आप शौक फरमाइए, आप ही खाइए, मेरी इच्छा नहीं है, आप ही खीरे का आनंद लीजिए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब थोड़ी देर हो गई। अब नवाब साहब ने सोचा कि अब खीरे रखे हैं तो इन्हें तो खाना तो पड़ेगा। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और खीरों के नीचे जो तौलिया था उसे झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। एक लोटा जो पहले से ही पानी का भरा हुआ था सीट के नीचे, उन्होंने उस लोटे को निकाला और खिड़की से बाहर दोनों खीरों को धो लिया। उसके बाद उन्होंने जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे, खीरे के ऊपर का और नीचे का भाग काट लिया और उन्हें गोद कर झाग निकाला, गोद कर उन्हें चुबा कर, यानी कि उसमें काट कर ऊपर का हिस्सा और झाग निकाला। झाग निकालने का मतलब होता है जैसे खीरा होता है ऊपर और नीचे से रगड़ते हैं, झाग निकलती है तो उससे क्या होता है खीरे का कड़वापन ख़त्म हो जाता है, वो इसलिए वो खीरे को रगड़ने लगे। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, एहतियात सावधानी से खीरे को छीला और छील कर जो उनके पीसीस किए उन्होंने आराम से वे तौलिए पर सजाने लगे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। अब लखनऊ स्टेशन पर जो जहाँ से उन्होंने खीरा ख़रीदा था तो खीरे के साथ क्या था, उन्होंने खीरा भी लिया था और एक पुड़िया में उनको मसाला भी दिया था डालने के लिए, जिसमें जीरा मिला हुआ नमक था और पिसी हुई लाल मिर्च थी। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। अब नवाब साहब ने क्या किया, हो जो खीरा था कटा हुआ उसके ऊपर मसाला डाला और सुर्खी बुरक दी। सुर्खी बुरक दी का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर डाल दिया, मसाला डाल दिया। उनकी प्रदेव भाव भंगिमा और जबड़ों के सफरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। जब वो खीरा काट रहे थे, खीरे के ऊपर इतना वर्क कर रहे थे, तो उनकी भाव भंगिमा उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि उनके मुंह में जो है खीरे को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। वे बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं खीरे को खाने के लिए। प्लावित होता है भर आना, उनके मुंह में पानी भर आ रहा था। रसवादन, खीरे के रस को देखकर उनके मुंह में पानी भर रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो लेखक जो है वो कह रहा था कि देखो, वो कनखियों से देख रहा था, छिप छिप कर नज़रें बचाकर देख रहा था कि वैसे तो ये जो लोग हैं नवाब अपने आप को रईस मानते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की नज़र से बचाकर वो अपनी असलियत पर उतर आए हैं कि एक सामान्य सी वस्तु जो खीरा है, उस खीरे को खा रहा है, इतने शौक से खा रहा है, खीरे को जो काट लिया है उसने। तो उस बारे में मैं भी सोच रहा था, लेखक ने ऐसा कहा। अब नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, नवाब साहब ने दोबारा से उन्हें खीरे खाने के लिए कहा। वल्लाह शौक कीजिए, यानी कि आप खाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। जो बालम खीरा है उसका मतलब है किस्म है, लखनऊ के एक खीरे की किस्म है। नमक मिर्च छिड़क जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक कहता है कि जब उसके ऊपर नमक मिर्च मसाला लग गया था तो उस खीरे की पनियाती फांके रस से युक्त जो टुकड़े किए हुए थे उन्हें देखकर लेखक कह रहा है कि मेरे मुंह में पानी तो ज़रूर आ रहा था। लेखक कहता है कि मेरा मन तो कर रहा था खाने का, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब उन्होंने एक बार इनकार कर दिया था। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। कहते हैं कि आत्मसम्मान भी कोई चीज़ थी, तो उन्होंने इस चीज़ को अपने बनाए रखने के लिए उन्होंने उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। लेखक ने कहा कि शुक्रिया, इस वक्त मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा का अर्थ होता है पेट, पेट भी ज़रा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाएं, किबला का अर्थ होता है आप ही खाइए। अब लेखक क्या बता रहा है इसमें कि जैसे ही उन्होंने काट लिया अच्छे से, उस खीरे के ऊपर इतनी मेहनत की उन्होंने, खीरे को पहले उसकी कड़वापन निकाला, उसको छीला, तौली पे तरीके से रखा, फिर उसके ऊपर मसाला लगाया और खाने से पहले उन्होंने लेखक से दोबारा से कहा कि आप भी खाइए,
अब लेखक क्या कह रहा है कि मेरा भी आत्मसम्मान था, मुझे भी दिख रहा है कि ये फॉर्मेलिटी कर रहा है, मुझे देना नहीं चाह रहा, किस तरह से पूछना चाह रहा है। तो लेखक ने कहा कि आत्मसम्मान भी कोई चीज़ थी, तो उन्होंने दोबारा से उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा पेट जो है वो कमज़ोर है, आप ही खाइए। नवाब साहब ने सैंतनिश आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकाती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब नवाब साहब, जिनके मुंह में पहले से ही पानी आ रहा था खीरे को देखकर, उनका बड़ा मन था खाने के लिए, तो उन्होंने अतृष्ण होता है प्यासी आंखों से उस नमक मिर्च से चमकती हुई खीरे की टुकड़ों को देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। अब काट चुका था खाने की, सिर्फ खाने की देर थी। खाने से पहले उन्होंने क्या किया, खिड़की के बाहर देखा, दीर्घ निश्वास लिया, बड़ी लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। अब खीरे का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह के पास ले गए। कटा हुआ खीरा, मसाला लगा हुआ। अब उनका मन बहुत था, तो उन्होंने क्या किया, उस खीरे की एक फांक को उठाया और उस फांक को उठाकर अपने होठों पर ले गए। फिर फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। अब उन्हें इतना टेस्ट आ रहा था, स्वाद ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, वो नाक से ले रहे हैं, तो उन्होंने स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। अब होठ के पास ले गए, नाक से उसको सूंघा, उसकी सुगंध को सूंघा और मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। जो उनके मुंह में पानी भरा हुआ था, उस खीरे के खाने की जो लालायित हो रहे थे वो जो था वो वही घूंट जो है वो उनके गले में उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब उन्होंने वो खीरा खाया नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने वो खीरा खाया नहीं, उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तब उन्होंने क्या किया, एक एक फांक उठाते, नाक से सूंघते और सूंघ कर क्या कर देते, खिड़की से बाहर फेंक देते। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। जितने भी उन्होंने खीरे के टुकड़े किए थे, सभी टुकड़ों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। अब उन्होंने क्या किया, तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और एक अभिमान से हमारी तरफ देखने लगी, मानो कह रही हूँ यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। वो अपने आप को ये दिखाना चाह रहे थे कि नवाब ऐसे ही हैं, इसलिए वो अपने आप को ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि नवाब जो है वो खाना नहीं पसंद करते, सूंघना पसंद करते हैं। एक नवाब हूँ मैं और नवाब जैसा ही हूँ। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। कहते हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया कि खीरे के ऊपर इतनी मेहनत की और खीरे की एक एक फांक को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, तो उन्होंने तो दिखा दिया कि देखो भाई मैं तो रईस हूँ और मुझे इसके खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेखक कहता है कि मुझे भी लगा कि मैंने भी उनके सम्मान में जो है ना, अपने सम्मान में मान लिया कि वास्तव में ये नवाब ही है। भाई देखो इतना करने के बाद भी उन्होंने खाया नहीं। कह रहे कि अभी मैं सोच ही रहा था कि ये देखो ये कितनी अपने आप को दिखाना चाह रहा है, अपने आप को नवाब दिखाना चाह रहा है, और उन्होंने जो इस दिखाने के चक्कर में खीरे को बाहर फेंक दिया। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीक़े को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नशीफ, एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक कहता है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो इसे देखकर मुझे ऐसे लग रहा था कि ये भी कौन सा तरीका है जिसमें खीरे की सुगंध से ही स्वाद की कल्पना कर ली। एक सुगंध लेने से ही क्या उनका पेट भर गया? कहता कितना बढ़िया तरीका है, नफीस होता है, बढ़िया, कितना अच्छा तरीका है। क्या ऐसा कर लेने से क्या उनके पेट की शांति हो गई? क्या उनका पेट भर गया ऐसा करके? लेखक कहता है कि मैं ऐसा सोच ही रहा था कि इन्होंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद फेंक दिया, एक सिर्फ अपने आप का दिखावा करने के लिए कि मैं एक नवाब हूँ, और इन्होंने सारा खीरा बाहर फेंक दिया। क्या ऐसा करने से क्या इनका पेट भर गया? जो इनके मुंह में पानी आया हुआ था, जो इनकी इच्छा थी, क्या वो ख़त्म हो गई? अभी मैं सोच ही रहा था, इतने में क्या हुआ, लेखक बताता है कि नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। कहते हैं इतनी देर थी, मैं भी कल्पना कर ही रहा था कि इतनी देर में नवाब साहब ने, जैसे पेट भरने के बाद एक ऊंचा डकार होता है, वैसी आवाज़ सुनाई दी। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता शकील, ना मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। कहता है इतना था, जब उन्होंने इतनी ज़ोर से डकार ली तो वो दिखा रहे कि भाई वास्तव में उनका पेट भर गया है
और उसी समय नवाब साहब ने लेखक की ओर देखते हुए कहा कि खीरा लजीज होता है, अर्थात खीरा होता तो स्वादिष्ट है, लेकिन शकील नामुराद मैदे पर बोझ डालता है। अर्थात शकील होता है वजनी होता है, वजन वाला होता है, नामुराद मैदे पर यानी कि पेट के ऊपर बोझ डालता है, अर्थात जो खीरा खा लेने के बाद वो पचता नहीं है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचान ये है नई कहानी के लेखक। कहता है कि मेरे ज्ञान के जो नेत्र हैं वो ज्ञान चक्षु खुल गए मेरे, मुझे नई कहानी, जिस कहानी की सोच में मैं आया था मुझे तो नई कहानी मिल गई। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। कहता है कि खीरे की सुगंध से जब लेखक का पेट भर गया, उन्होंने उस स्वाद की कल्पना से उनका पेट भर गया और इतनी ऊंची डकार ले ली, तो मुझे क्या ज़रूरत है कहानी लिखने के लिए, मैं कोई घटना देखूं, कोई पात्र को ढूंढूं, तो मेरे लिए भी इस तरह से और कुछ नहीं तो एक कहानी ज़रूर बन गई। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।